नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले बड़ी खबर, भोपाल से पीएफआई के ठिकानों पर रेड पड़ी है और पीएफआई के शाहजहानाबाद दफ्तर से गिरफ्तारी हुई है। रऊफ नाम के एक युवक की गिरफ्तारी यहां से हुई है। पीएफआई केस में ये बड़ा अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। भोपाल से जानकारी, पीएफआई के ठिकानों पर रेड पड़ी है। पीएफआई के शाहजहानाबाद दफ्तर से गिरफ्तारी हुई है। रऊफ नाम का ये शख्स जिसकी गिरफ्तारी यहां से हुई है, पूछताछ इससे होगी। पीएफआई केस में लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। तो 7 राज्यों में पीएफआई की सेकेंड स्ट्राइक देखने को मिल रही है। इस बीच मध्य प्रदेश में भी कार्रवाई जारी। भोपाल से जानकारी, शाहजहानाबाद दफ्तर से गिरफ्तारी हुई है। रऊफ नाम का शख्स गिरफ्तार किया गया है और भी कई सारी गिरफ्तारियां मध्य प्रदेश से हो सकती हैं, ऐसी आशंका नजर आ रही है। तो तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। ये वो इलाका जहां से गिरफ्तारी हुई है। हमारे सहयोगी मनोज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट फिलहाल? जी बिल्कुल, लगातार जो कार्रवाई चल रही है। भोपाल में भी सुबह 4 बजे दबिश दी गई थी शाहजहानाबाद क्षेत्र में, क्योंकि रऊफ नाम का जो शख्स है, जो युवक है, जो कि जिला बदर है इंदौर से, वो लगातार भोपाल में उसकी तलाश की जा रही थी। एटीएस की रडार पे था। एटीएस ने कई दस्तावेज बरामद किए हैं उसके पास से। जो एसडीपीआई जो पीएफआई की जो स्टूडेंट की शाखा है, जहां पे लगातार युवाओं को जोड़ने का काम किया जा रहा था, वहां पर ये दबिश दी गई। उसके बाद जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो सकी है। तो रऊफ रडार पे था पहले से, लेकिन जो था भूमिगत हो गया था वो, और यही कारण था कि लगातार उसकी तलाश की जा रही थी। लेकिन आज छापेमार कार्रवाई में बिल्कुल इनपुट मिला और इनपुट के आधार पर ये कार्रवाई की गई। रऊफ के अलावा भी राजधानी भोपाल में कई ऐसे सक्रिय सदस्य हैं जिन पर नजर है, उनकी भी तलाश की जा रही है, जिसमें से करीब बताया जा रहा है कि करीब 4 से 5 जो पीएफआई के सक्रिय सदस्य भोपाल में वो भूमिगत हो गए हैं। उनकी तलाश भी लगातार भोपाल के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में जारी है। लेकिन भोपाल के आसपास के जो क्षेत्र है, बात करें विदिशा की, सीहोर की, और इसके अलावा जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां पे एक समुदाय का बहुल्य क्षेत्र जिसे कहा जाता है, वहां पर भी लगातार नजर बनाए हुए, क्योंकि वहां से भी कई तरीके की संदिग्ध गतिविधियों के संचालन की जानकारी जो है वो इनपुट के आधार पे लगातार जांच एजेंसियों को मिल रही है। इंटेलिजेंस लगातार एनआईए के साथ जानकारी साझा कर रही है। परवलिया, इसके अलावा रातीवर, गांधीनगर, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर भोपाल के अंतर्गत आते हैं। वहां पर भी लगातार संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली है। लेकिन अभी जो प्राथमिक तौर पे जो 4 आरोपियों से पूछताछ के बाद जो लगातार अब मध्य प्रदेश में 8 जिलों में छापेमार कार्रवाई की गई, 21 लोगों को हिरासत में लेने का काम किया। अब ये नेटवर्क, क्योंकि मध्य प्रदेश के 25 जिलों में नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में फैला है, लेकिन क्या इन्वॉल्वमेंट है, देश विरोधी गतिविधियों का फंडिंग किस तरीके से आ रही थी, टेरर फंडिंग का क्या एंगल है, ये तमाम तरीके के जो बिंदु है उस पर लगातार अभी फिलहाल जांच की जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बड़ा नेटवर्क पीएफआई ने खड़ा किया था, इसमें कोई दो राय नहीं। यही कारण है कि 6000 मध्य प्रदेश में सक्रिय सदस्य, मालवा में करीब 2500 सदस्य ऐसे थे जो कि लगातार पीएफआई के लिए काम कर रहे थे। देश विरोधी गतिविधियों की धाराओं में ये पूरी एफआईआर 4 आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई थी। लेकिन क्योंकि अब ये जांच का दायरा बड़ा है, मध्य प्रदेश में करीब 8 जिले ऐसे हैं जो कि पीएफआई के रडार पर थे। जांच एजेंसी लगातार उसको ट्रेस कर रही थी और अब जो है एक साथ सुबह से छापेमार जो कार्रवाई हुई। हालांकि भोपाल में जिस जगह पे छापेमार कार्रवाई की, वहां से कई अहम दस्तावेज जो है वो एटीएस को बरामद हुए। एटीएस ने लगातार निश्चित, यानी कि जांच भी लगातार जारी है, साथ ही कार्रवाई भी लगातार हो रही है। शुक्रिया आपका फिलहाल मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच सागर से बड़ी खबर, सागर के राहतगढ़ के चंद्रपुर के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। एक बच्चे की जिसमें मौत हो चुकी है, 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस मालिक और ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सागर से खबर आपको बता रहे हैं, एक स्कूल बस जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गई, एक बच्चे की मौत हो गई है, 2 की हालत गंभीर है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर सागर के राहतगढ़ की ये तस्वीरें देखिए। चंद्रपुर के पास ये बड़ा हादसा, स्कूल बस जो कि पलट गई, 1 बच्चे की मौत हुई है और 2 अन्य लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। बस मालिक और ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। तो लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से स्कूल बस पलटी है
तो इस बस में कई स्कूली बच्चे सवार थे और ये बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक बच्चे की इस हादसे में मौत हो चुकी है। राहतगढ़ के चंद्रपुर के पास ये बड़ा हादसा, दुखद घटना। 2 की हालत गंभीर है, जिला अस्पताल में जिन्हें भर्ती कराया गया है। तो तमाम जो बच्चे इस बस में सवार थे उन्हें भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक बच्चे की इस दुखद घटना में मौत हो गई है। बस मालिक और ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। कार्रवाई भी अब इस मामले में होगी, लेकिन फिलहाल तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है, क्योंकि स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त और बड़ा हादसा सागर के राहतगढ़ में। तो तस्वीरें देखिए किस तरह से ये बस पूरी तरह से पलटी नजर आ रही है तस्वीरों में। चंद्रपुर के पास का यह हादसा है, स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि जो तमाम बच्चे इस बस में सवार थे उन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दुखद ये है कि एक बच्चे की मौत इस हादसे में हो चुकी है। तो जो भी घायल हैं इस हादसे में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी रचित दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रचित, कैसे हुआ पूरा हादसा? जी अवंतिका, आपको बता दें कि ये सागर जिले के राहतगढ़ खुराई रोड पर चंद्रपुरा के पास एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई। स्कूल के बच्चों ने जो जानकारी दी है उससे सामने यह निकल कर आया है कि जो बस का चालक था वह मोबाइल पर बात कर रहा था। इसी दौरान जो बस है वह अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में करीब 3 अलग अलग प्राइवेट स्कूलों के 50 बच्चे सवार थे, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। हादसा चूंकि परिवहन मंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, तो परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी हादसे की जानकारी ली और दुख जताया है और घटना की जानकारी के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों को दिए हैं। अवंतिका जी, निश्चित ही दुखद घटना है। शुक्रिया आपका रचित इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर बस में तमाम जो बच्चे थे वो सवार थे और उनमें से एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है। और चलिए अब चर्चा करेंगे शहर के संग्राम की। 46 नगरीय निकाय में वोटिंग लगातार जारी है। 18 जिलों की 46 नगरीय निकाय में वोटिंग का दौर चल रहा है। 1212 मतदान केंद्र जिसके लिए तैयार किए गए, जिन पर वोटिंग हो रही है। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। शाम 5 बजे का वक्त होगा मतदान के लिए। शाम 5 बजे तक आप मतदान केंद्रों तक पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि 46 नगरीय निकाय जहां पर वोटिंग का दौर जारी है। 18 जिलों की 46 नगरीय निकायों में वोटिंग चल रही है। 1212 मतदान केंद्र जिन पर वोटिंग हो रही है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पोलिंग बूथों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। इससे जुड़ी 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। खरगोन, बुरहानपुर और रतलाम की तस्वीरें हैं जहां पर मतदान करने के लिए जो लोग हैं वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सुबह से ही लाइनों में लगे हुए थे और सुबह से ही वोटिंग का दौर शुरू हो चुका है और शाम 5 बजे तक का वक्त होगा जब मतदान आप कर सकेंगे। और 46 नगरीय निकाय में वोटिंग लगातार चल रही है। तो आपको बता दें कि आज मतदान है, 30 तारीख को नतीजे सामने होंगे। साथ ही बीजेपी कांग्रेस ने भी इसके लिए तमाम कोशिशें की थी, क्योंकि लगातार जनसभाएं सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कर रहे थे, कमलनाथ की तरफ से भी की गई। उसका कितना प्रभाव इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन 3 तस्वीरें फिलहाल खरगोन, बुरहानपुर, रतलाम से। आपको बता दें कि खरगोन, बुरहानपुर, रतलाम की तस्वीरें जहां पर मतदान केंद्रों की स्थिति आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बड़ी संख्या में मतदाता यहां पर पहुंच रहे हैं। 46 नगरीय निकाय वोटिंग का दौर लगातार जारी। नगर पालिका के 24 वार्डों के लिए मतदान शुरू हो गया है। हम आपको बता दें कि नेपा नगर के 24 वार्डों में करीब 70 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनका आज 23,892 जो मतदाता उनके भाग्य का फैसला करेंगे। हम इस वक्त नेपा मिल के यूनियन भवन पर है, जहां आप देख सकते हैं सुबह से ही मतदान शुरू हो गया है। लोग मतदान करने आ रहे हैं। आज अपनी सरकार का जो
मत है उसको चुनने के लिए आ चुके हैं। हम कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइए, क्या मुद्दे थे जब आपने वोट किया? क्या मुद्दे थे? थोड़ा अच्छा काम करते हो इसलिए। तो बुजुर्ग मतदाताओं ने सुबह उठ के वोट डाला। उनका कहना है कि जिसे हम प्रतिनिधि चुने वो अच्छा काम करें। इस मतदान प्रक्रिया में हम आपको बता दें करीब 300 मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी तैनात हैं जो अपने दायित्वों को निभा रहे हैं। तो न्यूज़ 18 MP भी आपसे अपील करता है एक सशक्त और मजबूत सरकार, नगर सरकार चुनने के लिए अधिक से अधिक वोट करें। तो 18 जिलों की 46 नगरीय निकाय जहां पर वोटिंग चल रही है। बुरहानपुर की स्थिति फिलहाल हमने आपको दिखाई किस तरह से मतदाता अपने तमाम मुद्दों को लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे और उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान कर रहे हैं। सीधे रुख करेंगे अलीराजपुर का, हमारे सहयोगी वसीम वहां से लाइव जुड़ रहे हैं। वसीम, क्या कुछ स्थिति, क्योंकि निश्चित ही करीब 11:15 बजे का वक्त है और ये वो समय होता है जहां तक समझ आ जाता है कि वोटिंग परसेंटेज कितना होगा। अलीराजपुर में क्या स्थिति? अवंतिका, सुबह से ही जो मतदान केंद्र हैं यहाँ पर भीड़ लगना शुरू हो चुकी थी। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो मतदाता हैं वो अपने मतदान का उपयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुँच रहे हैं। ये ऐसी स्थिति पूरे अलीराजपुर जिले की तीनों निकायों में देखने को मिल रही है जहाँ पर मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ जमा हो रही है। जी अवंतिका, निश्चित है भारी भीड़ यहाँ पर बिल्कुल नजर आ रही है। अलीराजपुर की अगर हम वसीम बात करते हैं तो कौन से वो मुद्दे जिनको लेकर रहवासी यहाँ पर अपनी इच्छाएं जाहिर कर रहे थे, क्योंकि कई सारे मुद्दे इस बार निकाय चुनाव में देखने को मिले हैं। वसीम, बिल्कुल अवंतिका, यहाँ पर इस चुनाव में जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पर जो मतदाता है उनका प्रमुख ध्यान रहा है। आपको बता दें जैसे सड़क है, पानी है और सफाई की व्यवस्था को लेकर ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया गया है और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव जो है वो लड़े जा रहे हैं। अवंतिका, ठीक है, अलीराजपुर पर आपने स्थिति समझाई। वसीम, आप बने रहेगा हमारे साथ। सीधे रुख करेंगे सिंगरौली का, राज द्विवेदी भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राज, सिंगरौली में क्या कुछ स्थिति, क्या भारी उत्साह यहाँ पर मतदाताओं के बीच देखने को मिल रहा है? राज, देखिए बिल्कुल सिंगरौली में उत्साह की एक वजह अलग भी है, क्योंकि जो सिंगरौली में जो दो नगर परिषद का जो इलेक्शन यहाँ पे हो रहा है, बरगमा और सरई, ये दोनों ही जो नगर परिषद हैं ये नवगठित है। यहाँ पहली बार जो है शहर की सरकार बनने जा रही है। पहले ये इलाका पूरा ग्राम पंचायत हुआ करता था। तो निश्चित तौर पर जो वोटरों का है, वोटरों का इसको लेकर के एक नई नगर परिषद को लेकर के उत्साह अच्छा खासा है यहाँ पे लोगों का। यहाँ सुबह से ही जो मतदान केंद्र हैं, मतदान केंद्रों में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे थे। सुबह से लोगों की लंबी लंबी कतारें भी यहाँ देखने को मिली हैं। हालांकि अभी थोड़ा सा जो वोटिंग है वो थोड़ा सा धीमा हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे अब वक्त चढ़ेगा तो लोगों ने जैसे सुबह ही वोटिंग कर ली है, उसके बाद थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा ब्रेक हो, लेकिन सुबह से ही अच्छा खासा माहौल था यहाँ पे वोटिंग का। इसके आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि अभी भी काफी सारी जो महिलाएं हैं और काफी सारे जो लोग हैं वो भी अभी भी वोटिंग कर रहे हैं। अभी भी यहाँ पे अपनी बारी का लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन और मुद्दों की बात करें तो मुद्दे भी आप समझ सकती हैं इस बात से कि मुद्दे भी, चूंकि नई नगर परिषद है ये, तो यहाँ पहले ग्राम पंचायत था, वीरेंद्र, जो भी स्थिति हो जल्दी हम तक पहुंचाएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर राजधानी भोपाल से सामने आ रही है। हबीबगंज में लापता जुड़वा बच्चों की लाश मिली है। करीब 5 दिनों से पुलिस इन बच्चों की सर्चिंग कर रही थी। 3 दिन से बच्चे लापता थे, जिनकी लाश अब बरामद की गई है। हबीबगंज थाना क्षेत्र में बच्चों के शव बरामद किए गए। पिछले 3 दिनों से भोपाल पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। बच्चों की मां पर हत्या का शक है। मौके पर टीम पहुंची हुई है, जांच लगातार की जा रही है। दोनों बच्चों की जो लाश है उसे डिकम्पोज किया गया। लेकिन भोपाल से बड़ी जानकारी, हबीबगंज में लापता जुड़वा बच्चों के शव बरामद किए गए हैं। करीब 5 दिनों से पुलिस इन बच्चों की तलाश कर रही थी और हत्या का शक इन बच्चों की मां पर ही है। तो पिछले 3 दिनों से तलाश लगातार जारी थी और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले पर? देखिए, अगर बात करें तो मौके पर दोनों जो लापता बच्चे थे, जुड़वा बच्चे थे, उनकी लाश यहाँ पर मिल चुकी है। और अगर बात करें तो पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है लगातार। पुलिस भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। हबीबगंज थाना इलाका है और एफएसएल की टीम भी यहाँ पहुंच चुकी है, पहुंचने वाली है। ये पूरा जो है सरकारी और कॉलोनी कहलाती है, बोर्ड ऑफिस कॉलोनी कहलाती है। दोनों बच्चों के शव यहाँ पर एक झाड़ियों में, जो कचरा कह सकते हैं कॉलोनी के पीछे बोर्ड ऑफिस कॉलोनी,
क्योंकि वहाँ पर दोनों बच्चों के शव पड़े हुए हैं और एफएसएल की टीम का पुलिस इंतजार कर रही है और उसके बाद इन्हें यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा और उसके बाद पूछताछ होगा। जो उनकी माँ है उनसे वो पूछताछ होगा कि आखिरकार इन बच्चों को यहाँ पर किस वजह से, किस कारण से यहाँ पर उनको फेंका गया, उनकी मौत किन कारणों से हुई है। जितिन, बच्चों की मां पर हत्या का शक है, क्या वजह इसके पीछे? अब और इन्वेस्टिगेट तगड़ा कर लिया जाएगा क्योंकि बच्चों की लाश मिली है। अगर बच्चे सही सलामत मिलते तो वो पहलू अलग होता। अब इसके पीछे समझ आएगा कि आखिरकार वजह कह रहे हैं कि दोनों मासूम नवजात बच्चों की क्या मौत हुई है, हत्या कर दी गई है। ये सबसे बड़ा खुलासा होने होगा जब माँ और उनके परिजनों के बयान होंगे। क्या पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर जितेंद्र कोई बयान अभी तक? देखिए, यहाँ पर जो है थाना टीचर का टीआई मौके पर पहुंचे हैं, पुलिस बल मौके पर है, मगर जब तक एफएसएल की टीम यहाँ मौके पर नहीं आएगी, बच्चों के शव वहाँ जब भी उसी कंडीशन में पड़े हैं झाड़ियों में, वहां से जब निकाला जाएगा उसके बाद स्पष्ट तौर पर पुलिस अपना आधिकारिक बयान दे पाएगी। चलिए, यानी कि कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं है और पुलिस लगातार जांच की बात कह रही है। शुक्रिया आपका जितेंद्र इस जानकारी के लिए। लेकिन घटना राजधानी भोपाल के हबीबगंज में लापता जुड़वा बच्चों के शव बरामद किए गए। करीब 5 दिनों से पुलिस इन बच्चों की सर्चिंग कर रही थी। चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।